हम लोग स्टार्ट करें क्या? हम्म, यहाँ पे कॉपी में लिखवा के क्या? हाँ हाँ हाँ। वो तो वो आपको नहीं समझ में अच्छा, तो जैसे अपन ये यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल्स लिखते हैं, इनकी भी बात अपन ऐसा कर लेंगे, वो तो और अच्छा रहेगा। मुझे तो लगा आप लोगों को लिखना पसंद नहीं आ रहा, बट अच्छा अच्छा अच्छा। तो अपन क्लास नोट्स, मैं तो बोल रही हूँ क्लास नोट्स बनाने ही चाहिए, उसमें आपको ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। हाँ, सब मिक्स हो रहा है सब। अच्छा, तो फिर अभी मैं आपको कहीं से लिखवा दूं क्या, जहां से आपको मिक्सअप हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है? अगर लिख लोगे ना तो आपके लिए बहुत, मैं तो खुद चाहती हूँ। पीडीएफ तो भेजी हुई है सारी। नहीं, ये फिर एग्जाम्पल्स देखो क्या है ना, मैं पीडीएफ से पढ़ाऊंगी तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दूंगी, तो आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए ना फिर वो तो मैं तो आपको बोल रही हूँ आप कॉपी बनाओगे तो अच्छा। अभी स्टार्टिंग के 2-3 दिन में कुछ लिख नहीं रहे थे, तो मुझे लगा आपको शायद ऐसा पीडीएफ से पढ़ने की आदत होगी। नहीं ना, तो अपन क्लास नोट्स बनाएं क्या? ठीक है। अच्छा, कौन से टॉपिक से आपको डिफिकल्ट लग रहा है, हम अच्छे से पूरा वो क्या एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव, ऊपर एमडी होता है, फिर ये बिजनेस लेवल, यहाँ से बोल रहे हो क्या आप? ये तो यार बढ़िया अच्छी बात बोली आपने। देखो, अच्छा 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 अच्छा, नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे ही करो। पता है, अपने नोट्स अपने हाथ से जो लिखते हैं ना, देखो ये पीडीएफ तो पीडीएफ ही रह जाती है फिर। वही अपना लिखा हुआ जो होता है ना, वो तुमको यूं क्लिक हो जाएगा 1 सेकंड में। ठीक है, चलो अपन यहाँ पे लिख देते हैं। हाँ, मैं उस चार्ट से ही बता रही हूँ आपको। हाँ, समझ गई मैं आप कहाँ से बोल रहे हो। अ, यहाँ पर हमारे पास ओके, अपन चार्ट से ही पढ़ेंगे इसको। ठीक है, देखो हमारे यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे हायरार्की ऑफ अ कंपनी बताती हूँ। ठीक है, हाँ, समझ गई मैं आप क्या बोल रहे हो। हायरार्की ऑफ अ कंपनी, एमडी, फिर एग्जीक्यूटिव, फिर नॉन एग्जीक्यूटिव, यस। देखो सबसे पहले मेरे पास ऊपर आता है एमडी, सीईओ एंड सीएफओ। ये कौन होते हैं मेरे? ये होते हैं मेरे टॉप लेवल। हाँ, ये होता है मेरा टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, इससे तो आपको और अच्छे से कनेक्ट होगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसके नीचे कौन आते हैं? यहाँ पे आते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ये हो गए मेरे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अब ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन होते हैं मेरे? ये होते हैं मेरे बिजनेस लेवल वाले। ये है मेरा बिजनेस लेवल मैनेजमेंट। ओके, फिर बिजनेस लेवल मैनेजमेंट में इन पे नजर रखने के लिए यहाँ बीच में कौन आ जाते हैं? हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को टॉप मैनेजमेंट हायर करता है ताकि वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पे नजर रखे। अब उसके बाद जो मेरा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो क्या करता है? वो करता है पूरे बिजनेस को मैनेज। अब ये बहुत सारे यहाँ पे ना डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे कंपनी में डिपार्टमेंट्स होते हैं। अभी के लिए अपन इसको 4 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक हो गया समझो मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक हो गया सेल्स, एक हो गया मार्केटिंग, और एक हो गया हमारा समझो परचेज डिपार्टमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पूरा है ये तो मेरा बिजनेस लेवल है। अब यहाँ पर ये लोग स्टेट वाइज अपने आप को डिवाइड करते हैं। इन सब ने क्या करा, यहाँ पर अपने आप को स्टेट वाइज डिवाइड कर दिया।
अगेन कुछ स्टेट्स का नाम ले लेते हैं, जैसे कि हो गया मेरा महाराष्ट्र, हो गया मेरा गुजरात, राजस्थान एंड देन एमपी। उसके बाद यहाँ पर ये लोग सिटी वाइज जाते हैं। अब सिटी वाइज कैसे होती है, अलग अलग सिटीज़ में यहाँ पे ये लोग काम करते हैं। ठीक है, अब मेरी अलग अलग सिटीज़ कौन सी हो गई, जैसे कि महाराष्ट्र का ले लेते हैं मुंबई, गुजरात का लेते हैं सूरत, राजस्थान का ले लेते हैं जयपुर, एमपी का ले लेते हैं इंदौर। अब जो इस लेवल पे मेरे काम करता है, इस लेवल को हम बोलते हैं ऑपरेशनल लेवल। इसको लोअर लेवल बोलना ठीक नहीं रहता, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑपरेशनल लेवल। ये होता है एक पूरे कंपनी की हायरार्की। ठीक है, यहाँ पे हमारे आ जाते हैं स्टेट्स और यहाँ पर आ जाती है मेरी सिटीज। यहाँ पे आ जाते हैं मेरे सारे डिपार्टमेंट्स, जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं मेरे बिजनेस के। ये हायरार्की क्लियर थी क्या? अब उसके बाद हम एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी एक चार्ट से बना के समझ लेंगे। हाँ, अब क्या करेंगे ना, स्टेट वाइज सारे लोगों को अलोकेट करें। ये सारे ऑपरेशनल लेवल वाले लोग होते हैं। एक सेकेंड, अच्छा, हमने ये सारे लेवल्स तो पहले पढ़ लिए थे ना। इन लेवल्स में किसी को दिक्कत है क्या? टॉप लेवल, मैनेजमेंट लेवल, इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से। अच्छा, अब अगेन, हाँ, इसको एक बार देख लो आप। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर आपको जो हमने डिवोर्स और ये सब पढ़ा था वो सब याद है क्या? कि वो भी एक बार लिखा दूं क्या? डाइवर्स ऑफ द ओनरशिप याद है, हमने पढ़ा था। भूल गए शायद आप, उसको हम लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके पहले का टॉपिक था। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे कुछ तो इश्यूज आते हैं। क्या क्या इश्यूज आते हैं? अब आप भी देख रहे होंगे। एक काम करते हैं, आज पूरा रिवीजन ही कर लेते हैं हम। ठीक है, पूरा आपको रिवाइज हो जाएगा। अब ये एमडी कौन है? मेरा मुकेश अंबानी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा जो बिजनेस है, पूरा बिजनेस कौन मैनेज कर रहा है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए यहाँ पे घोटाला करना आसान है कि टफ है? बहुत आसान है। अगर वो सेल ज़्यादा दिखा दे, प्रॉफिट कम दिखा दे, डेप्रिसिएशन ना दिखाए, बैलेंस शीट में पैसा आ गया नहीं दिखा रहा है, कौन पूछेगा उससे? क्योंकि इतने फैले हुए बिजनेस को कौन देख रहा है? सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब यहाँ पर ये डायरेक्टर क्या करते हैं, कुछ दिक्कतें आती हैं। कौन सी दिक्कतें आती है? सबसे पहले ये वाला शायद मैंने आपको लिखवाया था क्या? एक बार आप पीछे देखोगे क्या? हम्म? अच्छे से लिखते हैं अपन, चलो। अच्छी वाली में अच्छे से ही लिख लेते, कोई बात नहीं। अब देखो, यहाँ पर कुछ चीजें होती, लिखवाया था क्या? डाइवर्स ऑफ ओनरशिप। हाँ, ये मैंने लिखवाया था ना आपको। डाइवर्स ऑफ ओनरशिप की दोबारा से एक बार लिखवा दूं, छोटा सा चार्ट बना दूं, ताकि आप रिवाइज कर सको। ठीक है, अब देखो,
हाँ, अब यहाँ पर डाइवर्स ऑफ ओनरशिप में क्या होता है, देखो मेरा डाइवर्स ऑफ ओनरशिप, इसको सिर्फ सिंपल सा हम चार्ट बना के समझ सकते हैं। कैसे? यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट डायरेक्टर्स वर्क फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, डायरेक्टर्स अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं, ठीक है। एंड दूसरा शेयर होल्डर्स आर डिपेंडेंट ऑन डायरेक्टर्स टू अचीव देयर गोल्स। अब देखो शेयर होल्डर डिपेंड है किस पे, डायरेक्टर पे, कि भाई हमारी वेल्थ डायरेक्टर बढ़वाएगा, लेकिन डायरेक्टर किसका बेनिफिट देख रहा है, खुद का बेनिफिट देख रहा है। अब यहां पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, ठीक है। अब वो कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या आ सकते हैं, एक डायरेक्टर क्या क्या कर सकता है। अ डायरेक्टर कैन, अच्छा यहाँ पे कौन से डायरेक्टर की बात हो रही है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, यस। अ डायरेक्टर कैन मैन्युपुलेट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय सम ट्रिक्स फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। अब कौन कौन सी ट्रिक ये कर सकता है, सबसे पहली चीज जो वो कर सकता है, हाँ देख सोल्यूशन नहीं है अभी तक, ये सोल्यूशन नहीं है। देखो डाइवर्स ऑफ ओनरशिप क्या बताता है कि ओनरशिप और कंट्रोल अलग है। अगर आप देखो तो इस पूरे बिजनेस का ओनर कौन है, मुकेश अंबानी। इसको मैं यहाँ पे आपके समझने के लिए लिख देती हूँ, मुकेश अंबानी इसका ओनर है क्या, हाँ मुकेश अंबानी इस पूरे बिजनेस का ओनर है, ठीक है। लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है बिजनेस को, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। हमारा डाइवर्स ऑफ ओनरशिप यही बोलता है कि कंट्रोल करता है डायरेक्टर, और बेनिफिट जो ओनर है वो कौन है, शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर को क्या गरज होती है क्या डायरेक्टर की, कि भाई प्रॉफिट करवा दे, भाई मेरी वेल्थ बढ़वा दे। अब हम ये देखेंगे डायरेक्टर, मैंने क्या बोला, डायरेक्टर अपने फायदे के लिए काम करता है, डायरेक्टर अपना फायदा कैसे निकलवाता है, पहली चीज। फिर हम पढ़ेंगे डायरेक्टर अपना फायदा ना निकाले इसलिए कौन सी रिवॉर्ड स्कीम है हमारे पास। समझ में आया? देखो अभी हमने देखा डायरेक्टर अपने फायदे के लिए काम करता है और शेयर होल्डर डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। आप सोचो यहाँ पे डायरेक्टर गद्दार है क्या, गद्दार है ना, वो अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहा है। तो यहाँ पर वो कैसे अपने बेनिफिट के लिए घोटाले करता है वो देख रहे हैं अपन। सबसे पहला यहाँ पे डायरेक्टर सबसे पहले क्या करता है, अननेसेसरी एक्सपांशन। अब ये अननेसेसरी एक्सपेंशन क्या है, जहां जरूरत नहीं है वहां भी ऑफिस खोलता जा रहा है, सो दैट शेयर होल्डर को लगे कि यार ये तो जब से हमने इस डायरेक्टर को रखा है तब से ये इतना एक्सपांशन, इतने ऑफिसेस खोल दिया। उनको क्या पता वहां काम ही नहीं हो रहा, डे टू डे ऑपरेशन तो डायरेक्टर देखता है, पूरा बिजनेस तो डायरेक्टर को पता है। पहला तो ये। दूसरा डायरेक्टर यहाँ पे क्या करता है, क्रिएटिव अकाउंटिंग। क्रिएटिव अकाउंटिंग, क्रिएटिव अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि भाई सेल ज़्यादा दिखा देना, प्रॉफिट कम दिखाना, झूठा प्रॉफिट दिखाना, डेप्रीसिएशन नहीं दिखाना, ये सारी चीज़ें नहीं करने से क्या प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा। समझो आपका ग्रॉस प्रॉफिट था 1 लाख रुपए का, ठीक है। अब 1 लाख रुपए आपका ग्रॉस प्रॉफिट है जिसमें आपके खर्चे हो गए 90,000, तो बताओ प्रॉफिट कितना बचा, प्रॉफिट कितना बचा ऑनलाइन, 1 लाख कमाया, 1 लाख रुपए आपका प्रॉफिट हुआ जिसमें से 90,000 आपके खर्चे हो गए, तो नेट प्रॉफिट कितना बचा मेरे हाथ में, 10,000। डायरेक्टर ने बोला यार अगर 10,000 दिखाऊंगा तो शेयर होल्डर नाराज हो जाएगा कि ये तो काफी कम प्रॉफिट है, तो उसने क्या करा, एक्सपेंस ही नहीं दिखाए। 1 लाख प्रॉफिट, 40,000 मेरा खर्चा हुआ है, तो अब प्रॉफिट कितना हो गया, 60,000। ये 60,000 असली प्रॉफिट है कि नकली, नकली है क्योंकि इसने खर्चे नहीं दिखाए। इसको बोलते हैं क्रिएटिव अकाउंटिंग। दूसरा हमारे पास आता है ऑफ बैलेंस शीट। ऑफ बैलेंस
शीट। अब ये ऑफ बैलेंस शीट क्या बोलता है आपको? अच्छा, एक बार एक समझने के लिए एक बैलेंस शीट बना के बताती हूँ मैं आपको। अच्छा, बैलेंस शीट सबको बनाना आती है? चलो इस बैलेंस शीट को बनाते हैं। लेफ्ट साइड मेरा क्या आता है? इस साइड लाइबिलिटी, और इस साइड क्या आता है? हेलो हेलो हेलो। हाँ, मैं क्लास में हूँ अभी। ओके। हाँ, तो यहाँ पर असेट, असेट में समझो यहाँ पे कैश दिख रहा है, यहाँ पे कैश दिख रहा है 100 करोड़ का, ठीक है। और मेरे डेटर दिख रहे हैं 50 करोड़ के, ठीक है। अब ऐसा हुआ, डायरेक्टर ने, इस डेटर ने डायरेक्टर को पैसे दिए। बताओ, पैसे दिए, इनका रिटर्न ही फाइल नहीं होता। डेटर ने डायरेक्टर को पैसे दिए, डायरेक्टर गया, डायरेक्टर ने बोला डेटर चल पैसे निकाल। डेटर मतलब जिसको उधार में माल बेचा, ठीक है। अब उधार में माल बेचा कितने में? 50 करोड़ का माल बेचा। डेटर ने 50 करोड़ दे दिए। बताओ नई बैलेंस शीट में डेटर कितना हो जाएगा मेरा? नई बैलेंस शीट में डेटर कितना हो गया? फिर से, ये मेरी एसेट है, कैश रखा हुआ है मेरे पास, और ये डेटर मतलब वो इंसान जिससे मेरे को पैसे वापस लेना है। इस इंसान ने मुझे 50 करोड़ वापस कर दिए कैश। अब बताओ ये डेटर 50 ही है कि 0 हो गया? क्योंकि इसने वापस कर दी। और ये 50 रुपए कहाँ आ गए? कैश में, क्योंकि इसने मुझे कैश दिया। डायरेक्टर ने इसको दिखाया ही नहीं, 50 करोड़ ले गया अपने घर, और यहाँ पे 50 के डेटर दिखाता ही रहा, बाद में बोल दिया ये बेड डेट हो गया। बताओ शेयर होल्डर का नुकसान हुआ? डायरेक्टर का कुछ नुकसान हुआ क्या? नहीं हुआ। बताओ ऐसी, ऐसे जो घोटाले हैं ये मुकेश अंबानी के साथ आसानी से किए जा सकते हैं कि नहीं? बहुत आने से। उसका जो डायरेक्टर बताएगा ही नहीं कि कहाँ से पैसा आ गया, और बोलेगा ये तो खा गया हमारा पैसा, फिर क्या करेंगे अपन? इसको बोलते हैं ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजैक्शंस। समझ में आया? ठीक है। या फिर मुकेश अंबानी को बोला, अच्छा क्रेडिटर क्या होता है? जिसको पैसा देना है ना। अब इस लाइबिलिटी साइड भी समझते हैं। क्रेडिटर मतलब जिसको पैसा देना है। समझो मुकेश अंबानी के ऊपर 150 करोड़ का कर्जा था, है ना। उसने रॉ मटेरियल खरीदा था उधारी पे, ठीक है। उसके 150 रुपए का जो है, 150 करोड़ रुपए का उसके ऊपर उधार था। डायरेक्टर ने मुकेश अंबानी को बोला कि भाई साहब वो 150 करोड़ वापस करने रॉ मटेरियल वाले को। मुकेश अंबानी ने बोला ठीक है चल बैंक से निकलवा ले, उसको वापस कर दिए। डायरेक्टर ने पैसा निकाला और पैसा दे दिया अपने घर पे, अपने घर पे लेके चला गया। और डायरेक्टर ने मुकेश अंबानी को बोला कि भाई ये 1.5 करोड़ मैंने उसको दे दिया, लेकिन दूसरे डेटर के साथ इसको ऐड करके झूठा डेटर दिखाता गया। बताओ सामने वाले को पैसा मिला है क्या? नहीं। मुकेश अंबानी ने पैसा दे दिया क्या? हाँ। लेकिन पैसा लेके कौन चला गया? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। क्या वो यहाँ पे घोटाला कर सकता है क्या? आराम से घोटाला कर सकता है। इसीलिए इसको बोलते हैं ऑफ बैलेंस शीट। एक होता है हमारा मैन्युपुलेट कर देना, यस। एक होता है हमारा टेक ओवर बर्ड्स। टेक ओवर बर्ड्स क्या होता है? टेक ओवर बर्ड्स का मतलब ये होता है कि कोई इंसान हमारी कंपनी को टेक ओवर करना चाहता है। टेक ओवर मतलब मैं किसी कंपनी को खरीदना चाहती हूँ, टेक ओवर करना चाहती हूँ। लेकिन बताओ क्या डायरेक्टर ने ये सारे घोटाले करे हैं क्या ऑलरेडी? डायरेक्टर ने अननेसेसरी एक्सपेंशन करके रखा है, डायरेक्टर ने क्रिएटिव अकाउंटिंग करके रखी है, डायरेक्टर ने ऑफ बैलेंस शीट काम करके रखे। अगर नई कंपनी आएगी तो क्या डायरेक्टर का काम चेक करेंगे? क्या डायरेक्टर फंस जाएगा? फंस जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टर जो है रेसिस्ट करता है। डायरेक्टर क्या करता है? रेसिस्ट करता है। क्या रेसिस्ट करता है? कि भाई मैं जो है ये बिजनेस को टेक ओवर करने नहीं दूंगा। अब देखो इसका मतलब कैसे, मुकेश अंबानी, समझो मुकेश अंबानी अपनी एक कंपनी बेच रहा है, तो डायरेक्टर को ही बोलेगा ना। यहाँ पे मुकेश अंबानी आया डायरेक्टर के पास, डायरेक्टर को बोला कि भाई कंपनी हम बेच रहे हैं, अब से तुम्हारा मालिक नया आ जाएगा। तो डायरेक्टर ने बोला यार ये मुकेश अंबानी को पागल बनाना आसान था, नए मालिक को कैसे पागल बना पाएंगे, हम नहीं बना पाएंगे। तो उसने मुकेश अंबानी को बोला कि हमारी वैल्यूएशन खराब है। मुकेश अंबानी ने बोला कोई बात नहीं, वो टेक ओवर करेगा। बताओ सामने वाला जो बिजनेस खरीदने आ रहा है वो मीटिंग करेगा क्या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साथ? पूरा बिजनेस समझेगा कि नहीं समझेगा? वो आएगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को बोलेगा कि भाई आपका क्या क्या बिजनेस है मुझे समझाओ, आपका बिजनेस खरीदने आया हूँ। इस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बहुत गंदा रिव्यू दिया, हमारे तो लोग पैसे खा जाते हैं, हमारी तो फैक्ट्री में माल अच्छा नहीं बनता, हमारी तो फैक्ट्री में मशीनें ही नहीं है, हमारे को तो जितने पैसे हमने इतना खुद कर्जे में डूबे हुए हैं। बताओ सामने वाला जो खरीदने आया वो भाग जाएगा कि खरीदेगा?
भाग जाएगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक ओवर बर्ड्स, चिड़ियाओं की तरह उड़ा देते हैं जो टेक ओवर करने आता है, क्योंकि ये रेसिस्ट करना चाहते हैं। रेसिस्ट मतलब इनकार, ये नहीं चाहते हैं कि हमारा बिजनेस कोई टेक ओवर करे और हमारी पोल किसी के सामने खुल जाए। दिस इज कॉल्ड टेक ओवर बर्ड्स। दिस इज कॉल्ड टेक ओवर बर्ड्स, ठीक है। तो ये है हमारे टेक ओवर बर्ड्स, मतलब कि ये टेक ओवर ही नहीं करने देते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? अब इसको आप शॉर्ट में यहाँ पे बना सकते हो सो दैट आपको समझ में आए ऑफ बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है। तो जब आप खुद से पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा ऑफ बैलेंस शीट क्या। यहाँ पे भी लिखवा दूं क्या? ठीक है। फॉल्स सेल्स एक्सपेंस नॉट बुक्ड, या फिर शोइंग फॉल्स प्रॉफिट, ये सब पार्ट होता है मेरे क्रिएटिव अकाउंटिंग का। मतलब अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट में घोटाला करा उसको बोलते क्रिएटिव अकाउंट, क्रिएटिव अकाउंटिंग। अगर आपने बैलेंस शीट में करा तो उसको बोलते हैं ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजैक्शन, ठीक है। अच्छा, अननेसेसरी एक्सपेंशन नाम से समझ में आ रहा है क्या कि इसमें लिखवाऊं? एक्सपांडिंग बिजनेस वेयर इट इज नॉट रिक्वायर्ड, जहां जरूरत नहीं है वहां पे भी ये लोग बिजनेस को एक्सपांड करें, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है क्या, आपकी बुक में ये जो चार चीजें ना, क्या BOA कहाँ पर है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, यहां पर देखो, आपकी जो बुक है ना उसमें ये सिर्फ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपको, जिसको सिर्फ एक बार रीड करना है। लेकिन देखो एग्जाम में भले ये नहीं आए लेकिन हमको पता तो होना चाहिए ना। आप लोग फाइनेंस मैनेजर्स बनोगे तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे कोई घोटाला कर सकता है। नहीं तो आप ये थोड़ी बोल सकते हो हमने तो एग्जाम्पल था तो छोड़ दिया, उसको पता ही नहीं क्या होता है, ये तो नहीं कर सकते, है ना। ठीक है। अब हम्म, PM मतलब वो 12 से 1 PM। PM PM वो PM AM वाला PM होगा वो, कि 12 से 1 PM तक FM लगेगा, फिर 1 से 2 PM तक ये लगेगा। अच्छा, नहीं नहीं, वो PM वाला वो PM है, वो आपको कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा, अब ये स्कीम्स तो अपन ने पढ़ ली। अब आती है जो हमारे एग्जाम में भी काम की चीज़ है। डायरेक्टर ये सब ना करे इसके लिए इसको कुछ रिवॉर्ड स्कीम देना पड़ेगा क्या? देना पड़ेगा। अब आता है हमारे पास मैनेजरियल रिवॉर्ड स्कीम्स। अब आता है हमारे पास मैनेजरियल रिवॉर्ड स्कीम्स। अब ये मैनेजरियल रिवॉर्ड स्कीम्स क्या होता है, इसके आगे भी लिखवा दूं क्या? देखो, पहले इसके बारे में लिखते हैं। टू अलाइन मैनेजर एक्शंस। अच्छा, मैनेजर यहाँ पे एज गुड एज डायरेक्टर ही है, हाँ। मैनेजर एक्शंस विथ शेयर होल्डर्स, SH मतलब शेयर होल्डर्स, इंटरेस्ट, remuneration schemes are designed। यहाँ पर रेम्यूनरेशन स्कीम्स को डिजाइन किया गया है।
अब गुड रिवॉर्ड स्कीम में क्या क्या होना चाहिए, एक ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको लिखवा रही हूँ। आपने देखा था, हमने क्वेश्चन देखा था जिसमें ईपीएस से रिलेटेड रिवॉर्ड स्कीम थी। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो आप लिख सकते हो कि एक अच्छी रिवॉर्ड स्कीम किसको बोलते हैं। ठीक है, देखो गुड, अच्छा हाँ 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 श्योर, गुड रिवॉर्ड स्कीम्स मस्ट हैव, क्या होना चाहिए एक अच्छी रिवॉर्ड स्कीम में, पहला तो वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। क्लियरली डिफाइंड मतलब के एकदम सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लिकेट नहीं होना चाहिए। दूसरा, हार्ड टू मैन्युपुलेट, हार्ड टू मैन्युपुलेट, दूसरा ये कैसा होना चाहिए, हार्ड टू मैन्युपुलेट। ठीक है, ये भी समझ में आता है। देन वी हैव, ये लिंक होना चाहिए, लिंक टू, हार्ड टू मैनिपुलेट मतलब ऐसी स्कीम जिसपे हमारा डायरेक्टर अननेसेसरी एक्सपेंशन करे तो पकड़ा जाए, अगर क्रिएटिव अकाउंटिंग कर रहा है तो पकड़ा जाए। हार्ड टू मैनिपुलेट फॉर मैनेजर्स, ठीक है, ये ज्यादा सही है क्या? ठीक है, ओके। लिंक टू शेयर होल्डर वेल्थ चेंजेस, दैट इज wealth should be increased, wealth should be increased। ठीक है, मतलब ऐसी स्कीम बनाओ जिससे शेयर होल्डर का फायदा हो। बताओ, मालिक तो अल्टीमेटली शेयर होल्डर ही है, तो ऐसी स्कीम बनाना है जिससे शेयर होल्डर को फायदा हो, नुकसान नहीं होना चाहिए, शेयर होल्डर को फायदा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा, अब क्या होता है ना, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आया, जैसे हमने वो एक ईपीएस वाला क्वेश्चन करा था कि कंपनी का ईपीएस के बेसिस पे, मतलब जितना ज़्यादा ईपीएस उतना ज़्यादा डायरेक्टर को पैसा मिलेगा, पर कैश फ्लो का क्रंच आ रहा था। तो हम एक काम कर सकते हैं, जो 3 पॉइंट हम लिख रहे हैं ना, कोई भी स्कीम अगर हमको बेकार लग रही है कंपनी की, तो हम ये 3 पॉइंट लिखेंगे कि भाई देखो, अच्छी स्कीम होती है ये 3, तुम्हारी स्कीम में ये नहीं है, इसलिए तुम्हारी स्कीम सही नहीं है कंपनी के लिए। अपन ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर तीसरा, इनकरेज risk attitude similar to shareholders in managers। अब एक बात बताओ, आज एक जो शेयर होल्डर है, क्या वो रिस्क लेके बैठा है क्या? हाँ, बिजनेस कर रहा है मतलब रिस्क ले रहा है। पर डायरेक्टर को क्या लगता है ना कि मेरे ऊपर कुछ रिस्क नहीं है। क्यों रिस्क नहीं है? कि भाई मेरे ऊपर अगर रिस्क है, इसका मतलब कि भाई धंधा नीचे गया तो मुझे भी टेंशन लेनी चाहिए। तो यहाँ पे मैनेजर्स को, डायरेक्टर को इनकरेज करना है कि जैसे देखो, शेयर होल्डर रिस्क ले रहा है तो आज लाखों में खेल रहा है ना, तुम भी रिस्क लो। तुम ये शॉर्ट टर्म, ये फालतू की चीजें कर रहे हो, तुम ऑफ बैलेंस शीट कर रहे हो, टेक ओवर वाले को भगा देते हो, तुम क्रिएटिव अकाउंटिंग करके गलत गलत चीजें, तुम लॉन्ग टर्म पे फोकस करो ताकि तुमको ज्यादा फायदा। उनको ऐसा सिखाना कि जितना ज्यादा अच्छा काम करोगे, सच्चाई के साथ काम करोगे, तुमको उतना ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैनेजरियल रेम्युनरेशन स्कीम्स किस किस तरीके की होती है। ठीक है, यहाँ पर ऑल स्टूडेंट्स आर नोटिफाइड फेसिंग ऐप रिलेटेड प्रॉब्लम, यू कैन रिप्रेजेंटेटिव, ओके, एग्जीक्यूटिव वाले हैं ये तो। अब बताओ, हमने 3 कुछ स्कीम्स पढ़ी थी क्या, याद है क्या? टाइप्स ऑफ मैनेजरियल रेम्युनरेशन स्कीम्स। अब देखो, मैंने क्या बोल दिया, एक अच्छी स्कीम वो होती है जिसमें 3 चीजें होती हैं, तो वो अच्छी स्कीम कौन सी है, अब वो देखेंगे। यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैनेजरियल रिवॉर्ड
स्कीम्स, ठीक है, मैनेजरियल रिवॉर्ड स्कीम्स। इसमें लिखें यस, प्रॉफिट सेल से, रेवेन्यू से करो, शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ाओ। शेयर होल्डर की वैल्यू बनाने को हम ईवीए बोलते हैं, है ना। इसको और अच्छे से अपन लिख लेते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान अभी अपन यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट में, आपको एकदम अच्छे से समझ आए। देखो सबसे पहला लिंक्ड टू, देखो इसको ऐसे लिखेंगे, लिंक्ड टू मिनिमम प्रॉफिट लेवल्स। अब इसका मतलब क्या, इसके अंदर लिखेंगे डायरेक्टर्स will get extra pay if they सिंपल। इसमें शेयर होल्डर इसको बताता है कि मिनिमम, कम से कम तुमको कितना कमा के देना है, हमको मिनिमम प्रॉफिट हमारे पास कितना आना चाहिए। यहाँ पे एक तरीके से इनको टारगेट मिलता है कि तुमको इतना प्रॉफिट अर्न करके देना है। ये एक तरीके से इनको टारगेट मिलता है, अगर तुमने टारगेट अचीव करा तो हम तुमको एक्स्ट्रा देने को तैयार है। अब लेकिन यहाँ पे कुछ रिस्क है ना। अच्छा आप बता सकते हो कि क्या रिस्क हो सकता है। फॉल्स प्रॉफिट। दूसरा, एक बार टारगेट अचीव हो गया रुक गए, शॉर्ट टर्म, एक बार अचीव हो गया रुक गए, रिलैक्स हो गए कि छोड़ो यार कौन करेगा, ऐसा कर सकते हैं। क्रिएटिव अकाउंटिंग कर सकता है। तो यहाँ पे अब इसके लिए ना कुछ रिस्क है। शॉर्ट में अगर मैं उन रिस्क के लिए बोलूँ तो पहला रिस्क वो क्या कर सकता है, यहाँ पे वो लोग शॉर्ट टर्म वर्किंग, क्या वो कम टाइम के लिए काम करेंगे। एक बार उनको पैसा मिल गया, अरे एक ही साल में इनको बोला कि तुम इतना प्रॉफिट एक बार अर्न करोगे तुमको 2 करोड़ मिलेंगे, इनको तो मिल गया कि हमने पहले ही महीने में कर दिया, अब उसके बाद काम करना पसंद करेंगे क्या, नहीं। दूसरा, क्या क्रिएटिव अकाउंटिंग कर सकते हैं क्या, यहाँ पर मैन्युपुलेट कर सकते हैं ये किसको, अकाउंट्स को। अकाउंट्स को मैन्युपुलेट करना मतलब क्या, हमारा P&L ट्रेडिंग, इसको क्या बोलते हैं अपन, यस, इसी को बोलते हैं हम क्रिएटिव अकाउंटिंग। क्रिएटिव अकाउंटिंग कर सकता है। और तीसरा, नहीं पर अब ये 3 ही लिखो, तीसरा फिर शॉर्ट टर्म वाला ही है, 2 ही ठीक है। तो पहली हमारी स्कीम क्या है, प्रॉफिट। हाँ कि वो एक बार काम करके रिलैक्स हो जाते हैं, बट वो सेम चीज़ है शॉर्ट टर्म वर्किंग, कि शॉर्ट टर्म काम करा एंड देन रिलैक्स हो गए। या फिर इसी के आगे अपन ऐड करते रहते हैं, रिलैक्स आफ्टर अचीविंग टारगेट। टारगेट अचीव करने के बाद ये एकदम रिलैक्स हो जाते हैं कि छोड़ो अब कौन काम करेगा। ओके, अब सेकेंड, दूसरी क्या कर सकते हैं ये लोग, लिंक्ड टू EVA। व्हाट इज EVA, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ये क्या सेंटिव क्या है, ओके ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। अब इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में क्या बोलते हैं, डायरेक्टर्स विल गेट एक्स्ट्रा पे
if they increase the wealth of शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी तभी इनको पेमेंट मिलेगा. बट इन दिस स्कीम बोनस इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट. यहां पर बोनस कैलकुलेट करने में बहुत दिक्कत आती है. डायरेक्टर्स का अगर आपने वेल्थ बढ़ाई शेयर होल्डर की, ठीक है, उसके बाद ये बोनस कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि डायरेक्टर्स क्या बोलेंगे कि हम तुम्हारी समझो शेयर की वैल्यू थी 1 लाख और हमने तुम्हारी वेल्थ बढ़ा के 1 लाख से कर दी 2 लाख, तो बताओ कितनी वेल्थ बढ़ी है, 1 लाख से वेल्थ बढ़ी है. अब डायरेक्टर बोलेंगे मुझे सारा 1 लाख दे दो, अगर सारा ही दे दिया तो शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, है ना. तो यहाँ पर कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है कि इनको कितना परसेंट देना चाहिए, ऐसा. फिर हमारे पास सी है लिंक्ड टू रेवेन्यू ग्रोथ. लिंक्ड टू रेवेन्यू नहीं, इसके कोई रिस्क नहीं है, इसका सिर्फ एक ही है कि इसमें बोनस कैलकुलेट करना जो है वो हमारे डिफिकल्ट होता है, पर हमारी बुक में इसके रिस्क नहीं है. इसके रिस्क अपन ने जो आगे एक टॉपिक पढ़ा था वो इसमें कनेक्ट हो सकता है, लेकिन इस टॉपिक का पार्ट नहीं है. वो जो बोला था ना शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बढ़ाया, ईपीएस वाला हमने क्वेश्चन करा था वो, लेकिन यहाँ पे आपकी बुक में इसके रिगार्डिंग कोई रिस्क नहीं है हमारे पास, ठीक है. अब रेवेन्यू ग्रोथ, अब ये रेवेन्यू ग्रोथ क्या बोलता है, if directors increased the production of the company which ultimately increase the revenue, then they will get the extra pay. अब यहाँ पर अगेन क्या रिस्क है इसमें हम देख सकते हैं. सबसे पहले तो वही, क्या क्रिएटिव अकाउंटिंग कर सकता है क्या अभी भी, हाँ, ये यहाँ पर भी अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर सकता है, अकाउंट्स मैन्युपुलेट हो सकते हैं, पहला. दूसरा, प्राइस कट कर सकता है. तीसरा, लो मार्जिन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता है. अब हमारे पास लास्ट आता है ईसॉप. लास्ट है हमारे पास ईसॉप. ईसॉप का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान. देखो, ईसॉप का मतलब ये होता है कि मैंने डायरेक्टर को कंपनी के शेयर दे दिए सस्ते में. अभी डायरेक्टर को सस्ते में शेयर क्यों दिए, ताकि वो उसको फील आए कि भाई मैं भी मालिक हूँ. मालिक जैसी फील आएगी तो मेहनत करेगा कि $80 में $100 का शेयर मेरे को 80 में दे दिया है, अब मैं इस $100 की कीमत जो है $200 करके मार्केट में बेचूंगा. उसको लालच देने की कोशिश की गई है यहाँ पे. लेकिन यहाँ पे ये क्या करता है, देखो यहाँ पे मैनेजर्स गेट अ फिक्स्ड प्राइस, ओके,
here managers will get an increased price of the shares if एक बार हाईएस्ट पे गया, लेकिन यहाँ पे कुछ रिस्क है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन सी रिस्क है? यस, यस, डायरेक्टर्स कैन सेल शेयर्स इमीडिएटली। हेलो, हाँ जी, बाप रे, इतने लोगों के पास नंबर पहुंच जाता है, फोन ही करने लग जाता है। ठीक है, दूसरा, इफ शेयर प्राइजेस फॉल्स ड्यू टू अदर फैक्टर्स। अब इसका मतलब एक बार समझेंगे, ड्यू टू अदर फैक्टर्स द मोटिवेशन ऑफ डायरेक्टर्स क्रश्ड। अब देखो क्या होगा ना, शेयर मार्केट जरूर, चलो डायरेक्टर तो बहुत मेहनत कर रहे हैं कि यार हमको इतने बढ़िया शेयर्स दिए इन्होंने, खूब मेहनत करेंगे, इनकी शेयर प्राइस को और ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन अदर फोर्सेस की वजह से, जैसे अभी आपको पता है कि ट्रम्प क्या कर रहे हैं, टैरिफ बढ़ा रहे हैं, उसकी वजह से हमारा शेयर मार्केट डाउन जा रहा है। डायरेक्टर की गलती नहीं है, अदर फैक्टर जो उनके कंट्रोल में नहीं है उसकी वजह से अगर शेयर की प्राइस नीचे जाएगी तो डायरेक्टर क्या बोलेगा, मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, शेयर की प्राइस नीचे नीचे जाती जा रही है, वो मेहनत करेगा क्या? बोलेगा छोड़ो, जान दो, मेरे को मेहनत ही नहीं करनी। ठीक है। तीसरा, अगेन यहाँ पे वो क्रिएटिव अकाउंटिंग कर सकते हैं क्या? यस, यहाँ पे वो क्या कर सकता है, क्रिएटिव अकाउंटिंग कर सकता है टू कीप शेयर प्राइस अप। शेयर प्राइस को ऊपर रखने के लिए ये क्या कर सकता है, क्रिएटिव अकाउंटिंग कर सकता है। ठीक है। अब इसके बाद अपन ने कुछ एग्जाम्पल देखे थे, जिसमें उन्होंने एग्जाम्पल में क्या बोला था कि भाई जो बंदा है, जैसे यूके में रिसेशन आया था तो वहाँ के यूके वाले सब लोगों ने क्या करा था, डायरेक्टर ने अपना अपना प्रॉफिट निकाला और वो तो निकल गए कि चलो निकलो इस कंपनी से। सेम यहाँ पर भी जो है लोग कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपको स्कीम सारी समझ में आई क्या? अब पूरा क्लियर है क्या स्कीम के बारे में? किसी को कुछ भी डाउट नहीं? एकदम क्लियर। हमने क्या पढ़ा अभी तक कि भाई हमारे डायरेक्टर्स हैं, कहाँ आते हैं, एमडी के नीचे। ये जो डायरेक्टर है ये पूरे बिजनेस को लेते हैं। ये डायरेक्टर्स जो हैं किस तरीके से हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पहला तो ये हम डायरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड है, शेयर होल्डर किसके ऊपर डिपेंड है, डायरेक्टर के ऊपर। और डायरेक्टर किसके लिए काम कर रहा है, अपने खुद के फायदे के लिए। तो डायरेक्टर क्या कर सकता है, अननेसेसरी एक्सपेंशन करेगा, क्रिएटिव अकाउंटिंग करेगा, ऑफ बैलेंस शीट चीजें दिखाएगा, टेक ओवर बट्स, मतलब कोई कंपनी टेक ओवर करना है तो उसको चिड़िया की तरह उड़ा देगा झूठ झूठ इन्फॉर्मेशन देके, है ना। जैसे अगर हम कोई घर लेने जाए और पड़ोसी बोल दे इस घर में रात को चीखने की आवाज आती है, हम खरीदेंगे क्या? नहीं, उसने वैसे ही टेक ओवर वाले को बोल दिया इस यहाँ पे रात को खुद ही कुर्सियां हिलती है,
यहाँ पे मैं जब बैठता हूँ ना, मुझे लगता है कोई मेरा गला दबा रहा है। बताओ भागेगा कि नहीं भागेगा वहां से? कोई खरीदेगा क्या ऐसी कंपनी? नहीं, वो चिड़ियाओं की तरह सबको उड़ा देता है। अब इन सारी चीज़ों से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? तो हम कुछ स्कीम्स निकाल सकते हैं। एक अच्छी स्कीम क्या होनी चाहिए? पहली चीज़ तो वो मैनिपुलेट ना कर पाए, लेकिन आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी, क्रिएटिव अकाउंट में तो हर चीज़ में मैनिपुलेट कर ही पा रहा है वो। इसीलिए तो ज़रूरत पड़ी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, है ना। सिस्टम में कुछ फ्लॉ था, इतना करने के बाद भी नहीं समझ रहे थे, तो इनके ऊपर नजर रखने के लिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को बिठा दिया। यहाँ पे देखो, हार्ड टू मैनिपुलेट होना चाहिए, पहला पॉइंट। मैनिपुलेट करने में हार्डशिप होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, शेयर होल्डर की जो वेल्थ है वो इंक्रीज होनी चाहिए। भाई मुकेश अंबानी काम कर रहा है, मुकेश अंबानी की कंपनी है, उसको भी तो कुछ फायदा मिलना चाहिए ना। तीसरा, यहाँ पर रिस्क होता है कि जो शेयर होल्डर के जैसा मैनेजर का, बेसिकली यहाँ पर जो शेयर होल्डर है और जो मैनेजर, मैनेजर मतलब डायरेक्टर, दोनों के बीच में ना एक तरीके का एटीट्यूड होना चाहिए। मतलब मुकेश अंबानी चाहता है कि रिलायंस वर्ल्ड में नंबर 1 बन जाए, तो डायरेक्टर भी यही चाहता है। अगर डायरेक्टर दिल से ये चाहता है कि यार मेरे मालिक की कंपनी है, जितना अच्छा काम करूंगा मुझे भी अच्छा पैसा मिलेगा, और ईमानदारी से काम करेगा, दोनों का रिस्क टेकिंग एटीट्यूड एकदम सेम है कि हमको इस कंपनी को नंबर 1 बनाना है, तो वो घोटाला करेगा क्या? नहीं करेगा। तो हमको ऐसी स्कीम्स बनानी है। फिर हमने देखा ऐसी स्कीम्स कौन कौन सी है। पहला तो लिंक्ड टू मिनिमम प्रॉफिट लेवल। एक प्रॉफिट लेवल दे देते कि इतना प्रॉफिट कमाएगा तो तेरे को रिस्क, तो हम तुमको रिवॉर्ड देंगे। लेकिन इसमें भी क्या वो मैनिपुलेट कर सकता है क्या? कर सकता है। फिर बोला इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ाओ तो तुमको पैसा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ना डायरेक्टर शेयर होल्डर के झगड़े हो जाते हैं। समझो शेयर होल्डर के शेयर की प्राइस 2 लाख से बढ़ी, अब डायरेक्टर कह रहा है पूरा 2 लाख में से पूरा 2 लाख मेरे को दो, ऐसा थोड़ी चलेगा। तो शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? डायरेक्टर को बोल रहा है मेरे को 50-50% कर लो, 1 लाख मेरा 1 लाख तुम्हारा। मुकेश अंबानी बोल रहा है तेको मैंने नौकरी पे रखा है, पार्टनर कहाँ बनने आ रहा है, 50-50 क्यों होगा? तो एक बात बताओ, क्या दोनों के बीच में झगड़ा हो सकता है क्या? हो सकता है। इसलिए यहाँ पे ना ये बोनस कैलकुलेट करना बहुत बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो एक चीज पे मानते ही नहीं है। फिर उसके बाद रेवेन्यू ग्रोथ, जितना ज़्यादा रेवेन्यू उतना ज़्यादा प्रॉफिट। अगेन यहाँ पे ये क्या कर सकते हैं? अकाउंट्स को मैनिपुलेट करते हैं, प्राइस कम प्राइस में बेच सकते हैं, या फिर मार्जिन प्रोडक्ट्स की, लो मार्जिन प्रोडक्ट की सेल दिखाएंगे। फिर वी हैव ईस ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसमें ये लोग क्या करते हैं, सस्ते में, मार्केट में जो रेट चल रहा है उससे सस्ते में अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स देते हैं। अपने सस्ते में जैसे ही इन्होंने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स दिए, यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्टर हो सकता है डायरेक्ट सेल कर दे शेयर्स को, ठीक है। हो सकता है डायरेक्टर्स जो है अदर फैक्टर्स की वजह से, अगर शेयर मार्केट नीचे गया तो यहाँ पे डायरेक्टर अच्छा काम करेगा क्या? उसका तो मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगा। वो क्या बोलेगा, मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ और यहाँ पे शेयर मार्केट में प्राइस गिरती जा रही है, अच्छा काम करेगा क्या? वो नहीं करेगा। देन वी हैव क्रिएटिंग अकाउंटिंग। क्या यहाँ पे भी वो क्रिएटिव अकाउंटिंग कर सकता है क्या? शेयर प्राइस को ऊपर रखने के लिए। आप सोचो किसी कंपनी में उसने झूठा प्रॉफिट दिखा दिया यार, झूठा प्रॉफिट दिखाया, लोगों को लग रहा है बाप रे कितना प्रॉफिट है इस कंपनी में, इस कंपनी के शेयर खरीदो, सब उस कंपनी के शेयर खरीदे, शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्रिएटिव अकाउंटिंग क्रिएट होगी, जिसकी वजह से शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, डायरेक्टर अपना पैसा निकालेगा, चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या ये रियलिटी में ऐसा कुछ हो रहा है क्या? ये सब क्रिएटिव अकाउंटिंग कर रहा है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन, हमने ये 4 चीजें पढ़ ली क्या? अब एक बार हम क्या करते हैं, ये था क्या, इस क्वेश्चन पे आते हैं। बस इतना पढ़ के एक क्वेश्चन, सबसे पहले एक लिस्टेड कंपनी है जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल न्यू प्रोडक्ट्स बनाती है, हाईली सक्सेसफुल न्यू प्रोडक्ट्स, और ये बहुत जल्दी ग्रो कर रही है। इस कंपनी में ग्रोथ कैसी है, बहुत रैपिड है, बहुत जल्दी ग्रो कर रही है ये कंपनी। जैसे कि जोमेटो, जैसे कि ओला, जैसे कि उबर, ये सब लोग बहुत जल्दी ग्रो कर गए थे। हाउएवर इसकी ग्रोथ के साथ साथ कंपनी के पास पैसों की, कैश फ्लो की दिक्कत आ रही। कैश फ्लो मतलब वर्किंग कैपिटल। मतलब आज एक बात बताऊं, मैं धंधा खोल के बैठूंगी तो मेरे पास गले में कुछ पैसे होने चाहिए कि नहीं? मेरे को छोटे मोटे खर्चे करने हैं, मेरे को छोटा मोटा अमाउंट किसी को वापस करना है, गले में पैसे ही नहीं होंगे तो कैसे चलेगा? यहाँ पे मेरी दुकान पे ग्राहक आया, उसने 100 का नोट दिया और मेरे पास उसको लौटाने के लिए 40 रुपये खुले नहीं है, वो कहीं और चला जाएगा क्या? वो खुले की झिकझिक करेगा क्या किसी के कि भाई 100 रुपये ले, मेरे को 60 रुपये दे दे, ऐसा करेगा क्या? वो नहीं। तो इस कंपनी में कैश फ्लो की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। पर अब बात ये, कैश फ्लो की प्रॉब्लम आ रही है तो डायरेक्टर कुछ क्यों नहीं कर रहा? अभी हमने हायरार्की बढ़ी थी, सारा काम किसके हाथ में? डायरेक्टर के हाथ में। डायरेक्टर के अंडर एक डिपार्टमेंट हमने डाला था, आपको याद हो तो। एक बात बताओ, ये फाइनेंस मतलब पैसे का आना और पैसे का जाना। मतलब पैसा आ जा क्यों नहीं रहा है, बीच में हमारे पास कैश इन हैंड क्यों नहीं बच रहा है?
ये फाइनेंस डिपार्टमेंट किसके अंडर काम कर रहा है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के अंदर। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख के क्या समझ आ रहा है कि भाई ये कंपनी इतनी अच्छी ग्रो कर रही है और उसमें कैश फ्लो की दिक्कत आ रही है, तो डायरेक्टर कुछ क्यों नहीं कर रहा? डायरेक्टर फाइनेंस वालों के साथ मीटिंग करे, फाइनेंस वालों को बोले क्या दिक्कत आ रही है। फाइनेंस वाले बोल रहे हैं कि सर जिनको हमने उधार में माल बेचा है ना वो हमको पैसे ही वापस नहीं कर रहे हैं। बोला ठीक है नहीं कर रहे हैं तो उनको जाके वसूली करवा के आओ। क्या डायरेक्टर ऐसा कर सकता है? कर सकता है, लेकिन द पॉइंट इज डायरेक्टर ऐसा कर क्यों नहीं रहा है? देखो, मैनेजर्स एज गुड एज डायरेक्टर। मैनेजर्स को करंटली बोनस किस में मिल रहा है? ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे कुछ क्वेश्चन। डायरेक्टर को किससे मतलब है? अपने पैसे से मतलब है। उसको जो बोनस मिलेगा, बोनस किस पे मिल रहा है? अर्निंग पर शेयर। कैश फ्लो पे क्यों ध्यान देगा वो? देगा क्या वो ध्यान? नहीं दे, वो देना ही नहीं चाहता भाई। उसको जब वो सिर्फ इस पे फोकस करेगा ईपीएस बढ़े, ईपीएस बढ़े। अब आपको समझ में आया ये रैपिडली ग्रो कैसे हो रही है? क्योंकि ये लोग ईपीएस को बढ़ाता जा रहा है, इसलिए रैपिड ग्रोथ दिख रहा है। अरे किसी कंपनी में वर्किंग कैपिटल नहीं है, वो रैपिड ग्रो कैसे कर सकती है यार? पैसा तो कैश इन हैंड तो होना चाहिए ना। ओके, अब यहाँ पे कमेंट करो करंट रेम्यूनरेशन स्कीम। अब एक चीज तो समझ में आई, डायरेक्टर को तुमने किस पे रख रखा है? ईपीएस। ईपीएस कौन सी स्कीम का पार्ट है? प्रॉफिट रेवेन्यू, एक सेकेंड, प्रॉफिट रेवेन्यू ईसॉप की ईवीए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ईवीए में क्या होता है? शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ाना होता है। अभी बताओ, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर की वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी कि नहीं? बढ़ी। इनको सिर्फ इससे मतलब है, इनको प्रॉब्लम, इनको मतलब ही नहीं कैश फ्लो की प्रॉब्लम हो रही। अब बोला आप कमेंट करो, तो देखो सबसे पहले तो मैं जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एज इट इज दे दूंगी इनको। मैंने क्या लिखा कि देखो भाई क्या क्या वीकनेस है और क्या क्या अच्छी बातें हैं। कोई भी स्कीम की हमको अच्छी बात भी बतानी है और वीकनेस भी बतानी है। हमने इनको बोला कि भाई देखो, करंट रेम्यूनरेशन स्कीम मतलब आपको ईपीएस पे मिल रहा है। अब पॉजिटिव चीजें क्या है? पहली चीज तो क्या शेयर होल्डर्स की जो परफॉर्मेंस है, देखो कंपनी रैपिड ग्रो क्यों कर रही है? ताकि ईपीएस बढ़ रहा है कंपनी का। ठीक है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है? क्या इससे अगर ईपीएस से मैनेजर्स को प्रॉफिट मिल रहा है तो क्या मैनेजर इफिशिएंटली काम कर रहे हैं कंपनी को? इसीलिए तो कंपनी ग्रो कर रही है, क्योंकि वो ईपीएस को बढ़ाना चाह रहे हैं। और ये शेयर होल्डर का गोल बताओ, शेयर होल्डर का गोल क्या होता है? प्रॉफिट बढ़ाना। शेयर होल्डर तो ये चाहता है ना कि मैंने आज 10% मेरी, अब समझो शार्क टैंक में अनुपम मित्तल ने 10% इक्विटी खरीदी। अनुपम मित्तल क्यों पैसे लगा रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि कंपनी बड़ी बने, जब इसके पैसे बढ़ेंगे बेच के निकल जाऊंगा। क्या शार्क टैंक में यही होता है क्या? सारे शार्क यही करते हैं। अब बताओ यहाँ पे जो शेयर होल्डर है वो भी क्या करना चाहता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। उसको अपने 10% इक्विटी की जो प्राइस है वो मार्केट में बढ़ानी है। तो क्या ईसॉप, जितना ज्यादा ईसॉप उतनी ज्यादा प्राइस बढ़ रही है क्या? उसकी बढ़ रही है। ये इसकी अच्छी बात है। फिर से अच्छी बात क्या है? डायरेक्टर को उसका इंसेंटिव मिल रहा है, डायरेक्टर अच्छे से काम कर रहा है, और शेयर होल्डर जो चाहता है डायरेक्टर वही तो कर रहा है। शेयर होल्डर चाहता है कि मेरी वेल्थ बढ़े, डायरेक्टर उसी का। अरे पर लेकिन उसी चीज से कुछ थोड़ी होगा, पीछे कंपनी में कैश फ्लो की दिक्कत आ रही है, तुम्हारी कंपनी बंद हो जाएगी, उसको भी देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो वीकनेस देखते हैं जो हमने देखा, ईपीएस मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब क्रिएटिव अकाउंट। जहां मैनिपुलेशन वर्ड दिखा मतलब क्रिएटिव अकाउंटिंग हो रही है। क्या ये गलत भी दिखा सकता है हमारा ईपीएस? गलत सेल दिखा दी, गलत प्रॉफिट दिखा दिया, एक्सपेंस नहीं दिखा रहा। दूसरा शॉर्ट टर्म फोकस। इसका फोकस सिर्फ ये कि शेयर मार्केट में बढ़ती जाए बढ़ती जाए। हमेशा ही बढ़ती रहेगी क्या? कभी तो डाउन आएगी। तुम ये जो घोटाले कर रहे हो कभी तो लोगों के सामने आएगा ना। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? शॉर्ट टर्म फोकस कर रहा है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है? ईपीएस को मैन्युपुलेट करना चाह रहा है। दूसरा, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए इनकरेज करेगा क्या खुद को? ये सिर्फ शॉर्ट टर्म देख रहा है कि भाई ये काम करो, सेल ज्यादा दिखाओ, डेप्रिसिएशन मत दिखाओ, प्रॉफिट बढ़ गया, मार्केट में प्राइस बढ़ गया, ईपीएस बढ़ गया, मार्केट में दिख रहा है ग्रोइंग कंपनी। लेकिन प्रॉब्लम क्या चल रही है? कैश फ्लो की। देखो, नो कैश फ्लो कंसिडरेशन। अभी क्वेश्चन में ही हमको पता है, ये वाला पॉइंट तो क्वेश्चन ने खुद ही दे दिया था। क्वेश्चन ने क्या बोला? कैश फ्लो की दिक्कत आ रही है और मैनेजर को हम ईपीएस पे दे रहे हैं। उसने कंसिडर ही नहीं करा, वो ईपीएस पे ध्यान दे रहा है। तो चार वीकनेस है। अब देखो यहाँ पर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इस स्कीम की अच्छी बात क्या है। शेयर होल्डर को वेल्थ चाहिए, वेल्थ मिल रही है। ईपीएस बढ़ने से कंपनी मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो भी हो रहा है। मैनेजर को बोनस भी मिल रहा है तो मैनेजर भी काम कर रहा है। अच्छी चीज है। लेकिन बुरी चीज क्या है? शॉर्ट टर्म, सिर्फ शॉर्ट टर्म काम कर रहा है। दूसरी बुरी चीज क्या है? लॉन्ग टर्म देख ही नहीं रहा वो भाई। तीसरी, हो सकता है ये मैनिपुलेट कर रहा हो। चौथी, कैश फ्लो की दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि डायरेक्टर उस पर कुछ कर ही नहीं रहा है। हमने देखा फाइनेंस डिपार्टमेंट डायरेक्टर के अंदर है। क्या डायरेक्टर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? चाहे तो कर सकता है, लेकिन कर रहा है क्या?
नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या है कि यहाँ पर ईपीएस बेस्ड है, हमारी ईपीएस पे बेस्ड है, इसीलिए करंट स्कीम में ये फ्लॉ है कि वो रैपिड ग्रो कर रही है लेकिन फिर भी कंपनी में कैश फ्लो इशू है। रैपिड क्यों ग्रो कर रही है? क्योंकि मार्केट में कैसी दिख रही है कंपनी? ऊपर जा रही है ना? कंपनी ऊपर जा रही है तो बताओ लोग उसमें पैसा डालेंगे क्या? क्यों रे ये शेयर तो ऊपर जाता जा रहा है, आज 50 का है तो कल 5,000 का हो जाएगा, लोग पैसा डाल रहे हैं। कंपनी रैपिड ग्रो, सबको दिख रहा है कि बाप रे। जैसे ओला का आईपीओ आया और ओला का आईपीओ एकदम बूम पे चला गया, क्योंकि क्योंकि उनका शॉर्ट टर्म फोकस ही ये था कि मेरे को कंपनी को रैपिड ग्रो करवाना है। लेकिन एक बात बताओ, अब उसके डायरेक्टर के साथ भी यही हुआ होगा। ओला के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने क्या सोचा? रैपिड ग्रो, रैपिड ग्रो, रैपिड ग्रो। हो सकता है उसने मैनिपुलेशन करा, शॉर्ट टर्म पे फोकस करा है, हो सकता है लॉन्ग टर्म पे ध्यान ही नहीं दिया। तो सोचो, एक टाइम के बाद ओला यूं गया और बाद में आया ना नीचे। तो ये, हाँ, मतलब बेसिकली यही है ना। अब यहाँ पे समझो, ये जो हमारी कंपनी क्या है, ये जो हमारी कंपनी है समझो हमारी ओला है। यहाँ पे इन्होंने रैपिड ग्रो करा, और पता है उस टाइम जब आईपीओ आया था ओला का, सबके मुंह पे ओला चल रहा है, बाप रे इसका आईपीओ क्यों नहीं लगा। लोग मीम बना रहे हैं कि मेरी किस्मत ही खराब थी, ओला का आईपीओ नहीं लगा। क्योंकि जैसे ही ये आईपीओ में आया, जैसे ही शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ, इसका प्राइस एकदम बूम चला गया। मतलब जिस इंसान ने अच्छा खरीद लिया होगा, एक ही दिन में पैसा कमा के निकल गया। लेकिन यहाँ पे भी दिक्कत ये थी, उन लोगों ने ईपीएस पे फोकस करा जिससे रैपिड ग्रोथ फेज आया। लेकिन उसके बाद क्या कंपनी नीचे आ गई क्योंकि कैश फ्लो की दिक्कत आ रही थी। अब मेरे हिसाब से ना आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा, है ना? दूसरा, अब हम इनको बताएंगे कि तुम्हारे लिए बेटर अप्रोच क्या है। बेटर अप्रोच ये, कैश फ्लो की दिक्कत आ रही है ना, आपको कैश फ्लो की दिक्कत आ रही है ना, तो आप, टाइम हो गया क्या? अच्छा, अभी किसका लेक्चर है आपका? ओके, आपने बोला कैश फ्लो की दिक्कत आ रही है ना, चलो कैश फ्लो अच्छा करोगे तो तुमको बोनस देंगे। तो बहुत सिंपल चीज़ है, कंपनी में जिस चीज़ की दिक्कत आ रही है उससे रिलेटेड बोनस दे दो। सिंपल, ईवीए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तुम ऐसा नहीं तुम कैश फ्लो पे ध्यान दे रहे हो तो तुम ईपीएस पे ध्यान देना छोड़ोगे, तुमको उस पर ध्यान देना है। तीसरा, लॉन्ग टर्म। अब देखो, जो जो आप वीकनेस लिखोगे ना, उसी को आप एक अच्छी स्कीम में बना सकते हो। वीकनेस में मैंने आपको पहली चीज़ क्या बोला? लॉन्ग टर्म पे ध्यान नहीं दे रहा, लॉन्ग टर्म पे ध्यान दिलवा दो। दूसरी चीज़ क्या बोली? कैश फ्लो को कंसिडर नहीं कर रहा, कैश फ्लो को कंसिडर करवाओ। तीसरी चीज़ क्या बोली? मैनिपुलेट कर रहा होगा, तो हम इसको बोलो कि भाई ईवीए, शेयर होल्डर की वेल्थ लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म पे काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन आपको इतना बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन कितनी छोटी सी बात है। जो हमने वीकनेस बताई उसी को मर्ज करके एक अच्छी सी पॉलिसी बता दी। अब क्लियर हुआ क्या ये? एकदम क्लियर। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आप इस पीडीएफ से रेफर कर लोगे ना? आप उसमें ना लिख दो, आपके जहाँ पे हमने ये नोट्स बनाए ना, जहाँ पे हमने ये नोट्स बनाए ना, यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हो कि रेफर क्वेश्चन फ्रॉम अ पीडीएफ, ऐसा करके आप लिख सकते हो। ठीक है, सो दैट जब आप खुद से पढ़ोगे तो आप अच्छे से उसको कनेक्ट कर पाओगे।